हमारा एफर्ट 100%, आपका एफर्ट 0। कंपाउंडिंग में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो 100 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? 0। अगर हमारा एफर्ट 100% होता है तो आप अपना एफर्ट कम से कम 10% दो। 10% भी दोगे तो 100 इंटू 10। अब सोच के देखो रिजल्ट क्या होगा, एकदम कमाल का। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए क्या है ना कि जब भी आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है, फर्स्ट डे जब करवाई जाती है, तो कम से कम आप मीनिंग, कॉन्सेप्ट, रूल्स, जो भी प्रोसेस होता है सम्स को करने का, ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट क्लास बताई जाती है, इसको घर में कम से कम थोड़ा सा एफर्ट देकर एक बार देख कर आया कीजिए, जिससे क्या होगी, सम्स करने के समय आपको कम से कम कंफ्यूजन फेस करना पड़े। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे सारे रूल्स रेगुलेशन इस चैप्टर्स के, मीनिंग, कॉन्सेप्ट वगैरह। क्वेश्चन भी एक किया था हमने। अभी हम लोग एक सम्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 2011 में आया हुआ है। इस सम्स को जो लोग नहीं लिखे हैं बाद में लिख लीजिएगा, अभी रहेगा आपके पास में ये। पहले हम लोग सम्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ मीनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स फिर से सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है? सम सबके पास अवेलेबल होगा। जो लोग नहीं लाए हैं अगल बगल अड़ोस पड़ोस में देख लें थोड़ा सा। क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, द फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कैलकाटा फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2014। अभी जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो है हमारा करंट ईयर। तो इस सम्स के लिए इसका करंट ईयर कौन सा हो गया? 2014। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट इस चैप्टर में किए जाते हैं, है ना। अब देखिए, एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, जिसमें रिसिप्ट्स में हमारा है ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एक बात मैं बोल चुका हूं आप लोगों को, फिर से बोलता हूं, हर सम्स में रिपीट करूंगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब दिया रहता है तो उसमें जो भी ओपनिंग बैलेंस रहती है, कभी कभी सम्स में क्लियरली लिख देता है कि ये कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, और कभी कभी वो सिर्फ क्या करेगा, आप देखोगे लिखेगा टू बैलेंस बीडी करके। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जब टू बैलेंस बीडी करके सिर्फ लिखा रहता है तो भी आपको समझ लेना है कि वो किसका बैलेंस है, या तो कैश का होगा या तो बैंक का होगा। अगर आपको लिखने में कंफ्यूजन है कि मैं क्या लिखूं, कैश लिखूं या बैंक लिखूं, अगर बैलेंस बीडी दिया है तो उस समय आप कैश एंड बैंक दोनों बोलकर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? आगे देखिए क्या दिया है, बैंक इंटरेस्ट, इंट्रेंस फीस दिया है, सब्सक्रिप्शन है, बार रूम रिसिप्ट्स है, सेल ऑफ इक्विपमेंट है और प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब। इतने सारे रिसिप्ट्स आपको दिए गए हैं। इसमें से इनकम में कौन कौन सा दिखाना है वो हम लोग देख लेंगे सॉल्यूशन डिस्कशन के समय। इसके बाद पेमेंट साइड में देखिए क्या क्या है पेमेंट हुआ है। रेम्यूनरेशन टू कोच, ग्राउंडमैन सैलरी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, बार रूम एक्सपेंसेस। अच्छा, बार रूम के बारे में देखिए, रिसिप्ट साइड में बार रूम रिसिप्ट भी है 4000 का, और पेमेंट साइड में बार रूम एक्सपेंसेस भी है 2000 की। तो 4000 का आपका रिसिप्ट आ रहा है और 2000 का खर्च हो जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कि इनकम कितने का हुआ, तो आप बोलोगे कि 4000 का कलेक्शन आया, 2000 एक्सपेंस हो गया, तो हमारा इनकम हुआ कितने का? 2000 का नेट। ठीक है? कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट को इनकम में दिखा देते हैं। ऐसा नॉर्मली लोग बोलते हैं कि रिसिप्ट वाला जो है वो आपको इनकम साइड में दिखा देना है। तो आप क्या करोगे, जो रिसिप्ट है वो इनकम में दिखा दोगे। बोला जाएगा पेमेंट वाला जो है वो एक्सपेंस में दिखाना है, तो आप पेमेंट वाला एक्सपेंस में दिखा दोगे। लेकिन कहीं कहीं पर ये प्रोसेस सही नहीं होता। कैसे सही नहीं होता, एक बार आप मन में सोच के देख लीजिए। कहीं से आपका कलेक्शन आया 4000 का और 2000 का खर्च हुआ, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका इनकम कितने का हुआ, तो आप बोलोगे ना 4000 का कलेक्शन आया, 2000 का खर्च हुआ, तो मेरा नेट इनकम हुआ 2000 का। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप दिखाते क्या हो, इनकम दिखाते हो, रिसीप्ट्स और पेमेंट नहीं दिखाते। इसलिए इस केस में आप नेट अमाउंट ही यहां पर दिखाओगे। ऐसा नहीं करोगे कि रिसिप्ट वाला इनकम में दिखा दिए और पेमेंट वाला एक्सपेंसेस में दिखा दिए। हर जगह पर ये वाली लाइन अप्लीकेबल नहीं होगी।
ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा सम्स करने के समय सॉल्यूशन में। आगे क्या दिया हुआ देखिएगा, ग्राउंड नेट। ये जो ग्राउंड नेट दे दिया है ना, ये नेट नहीं होगा, ये ग्राउंड रेंट होगा, समझे। इसके बाद है नाइट क्लब एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। और फिर देखिए क्लोजिंग में एक बैलेंस दिया है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते नहीं है। आपके मन में आएगा कि कहाँ दिखाएंगे, तो इसको हम लोग दिखाते हैं जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखोगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जिसमें सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है, लास्ट ईयर का है और करेंट ईयर का है, दोनों बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन ड्यू 1500 पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस में दिया है, और 31 दिसंबर 2014 को करेंट ईयर के बैलेंस में दिया है 1000 का। सम ड्यू टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सेम तरीका से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लास्ट ईयर का दिया है 1000। ओपनिंग डेट में जो भी बैलेंस दी रहती है वो किसकी रहती है, लास्ट ईयर की। तो सम्स ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 है लास्ट ईयर का, और करंट ईयर का है कितना, 800। और एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिया है, ओपनिंग में है 8000 और क्लोजिंग में है 17500। ये अगर हमारे सामने आया कि ओपनिंग में 8000 है, क्लोजिंग में ज्यादा है, तो जनरली इंडिकेट करेगा कि हमारा वैल्यू बढ़ा है। और पीछे दिया भी था, रिसिप्ट में दिया था सेल ऑफ इक्विपमेंट और पेमेंट में दिया था परचेज ऑफ इक्विपमेंट। तो ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल और परचेज सबका मिलाकर एक कॉम्बिनेशन होगा, और यहां से निकलेगा कि रियल में मेरा वैल्यू घटा है या बढ़ा है, फाइनल। अगर मान लीजिए हमारा वैल्यू फाइनली घटा हुआ दिखेगा, तो हम लोग सोचेंगे कि वो वैल्यू हमारा डेप्रिसिएशन के कारण घटा है। ठीक है, आप बोलोगे कि डेप्रिसिएशन ही क्यों मानेंगे, तो मैंने लास्ट क्लास भी आपसे कहा था कि किसी भी एसेट्स के, फिक्स एसेट्स के घटने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि सेल हुआ हो, और दूसरा कारण हो सकता है कि डेप्रिसिएशन हुआ। सम्स में सेल वाला आइटम दिया है, तो अगर दो कारण में एक आपको पता है कि सेल वाला दिया है, तो दूसरा घटने का कारण क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन। इसलिए अगर हमको वैल्यू घटा हुआ मिलेगा फाइनली सारा एडजस्टमेंट करके, तो हम लोग मानेंगे कि वो हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2014 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। अब बैलेंस शीट के लिए आप अभी से ही सोच लो कि बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों को एक आइटम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड, है ना। पूरे सम्स को मैंने पढ़ा, कहीं भी आपको कैपिटल या कैपिटल फंड वर्ड दिखाई दिया नहीं। तो हम लोगों को सबसे पहले फाइनल बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आप लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी पढ़कर आए हो, तो आप लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि अगर हम लोगों को कैपिटल पता नहीं है, सम्स में कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर सबसे पहले हम लोग कैपिटल, जिसको इस चैप्टर में हम लोग कैपिटल फंड बोलते हैं, कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फाइनल बैलेंस शीट में मूव करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें, और हमारा तरीका क्या है कि हम लोग एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। तो ऊपर की फॉर्मेलिटीज आप लोग कर लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ 2011 का क्वेश्चन है, मैंने लिखा है वहां पर, शायद दिख रहा होगा। इन द बुक्स ऑफ कैलकाटा फुटबॉल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। फॉर्मेटिंग आप लोग कर लीजिएगा पूरे अच्छे से। एक्सपेंडिचर 2 कॉलम रखे हैं, इनकम में भी 2 कॉलम रखे हैं, डिटेल्स ऑफ अमाउंट का। सबसे पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम लोग एडजस्टमेंट से ही अपना सम शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन है हम लोगों का सब्सक्रिप्शन ड्यू, है ना। तो रिसीव्ड साइड से सब्सक्रिप्शन हमने लिया, इनकम में कितना, 25,000 का रिसिप्ट में आपको मिल जाएगा। ओपनिंग में जो बैलेंस रहता है वो आपको बताया गया किसका रहता है, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का हम लोग क्या करते हैं, रूल्स के हिसाब से लेस, तो लेस लिख दिए ड्यू फॉर 2013 1500 माइनस करके आया 23,500। और जो क्लोजिंग में बैलेंस दी रहती है ड्यू, वो किस साल का होता है, करंट ईयर का। तो
ऐड कर दिए ड्यू फॉर 2014 कितना 1000, और ये ऐड करके फाइनल फिगर हमने ले गया बाहर कितना 24,500। क्लियर है। इसी तरीके से सेम दिया था आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो आप पेमेंट साइड में देखोगे आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिलेगा, और वो पेमेंट में है तो हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखें कितने का 2500 का। क्लोजिंग में जो बैलेंस है वो करंट ईयर का है, ऐड होगा, और ओपनिंग में जो बैलेंस है वो लास्ट ईयर का है, लेस होगा। तो ऐड कर दिए ड्यू फॉर 2014 कितना 800 दिया है क्लोजिंग में, ऐड करके आया 3300, और लेस कर दिए ओपनिंग वाला जो कि लास्ट ईयर का है, लेस ड्यू फॉर 2013 1000, और ये माइनस करके हम लोगों को वैल्यू मिल गया कितना 2300 का, फाइनली बाहर कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देखोगे सम्स में वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट का है। तो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट के बारे में एक बार आप लोग पहले मन में सोच लो, उसके बाद फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए ओपनिंग में आपका बैलेंस दिया 8000 सेकेंड पेज में, और फर्स्ट पेज में आपका परचेज दिया हुआ है 15,500। तो एक बार आप मन में कैलकुलेशन करके देखो, 8,000 आपके पास पहले से था और 15,500 आपने और खरीदा, तो दोनों तो जुड़ जाएगा, ओपनिंग में और परचेज दोनों ऐड करके 15 और 8 होता है 23। आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 23,500 की। क्लियर है। इसमें लिखा है सेल ऑफ इक्विपमेंट, आपने सेल भी किया है कितने का 800 का। तो अगर मान लीजिए 8,000 का पहले था, 15,500 का और खरीदे, तो 8 और 15 23,500 हो रहा है। 23,500 में से 800 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, तो 23,500 माइनस 800 आप करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 22,700 का। समझ रहे हैं। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों का दिया हुआ है कितना 17,500। हम लोगों का वैल्यू होना चाहिए था 22,700, बचना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस दिया है 17,500 का, मतलब और कम दिया है। और स्टार्टिंग में ही हमने आपसे कहा था कि अगर हमारा वैल्यू कम होता हुआ दिखे तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, सेल या फिर डेप्रिसिएशन। सेल ऑलरेडी सम्स में दिया है, तो ये हमारा दूसरा रीजन होगा, क्या होगा डेप्रिसिएशन। अब कितने से घटा 22,700 हम लोगों का वैल्यू आ रहा है, और सम्स में क्लोजिंग बैलेंस दिया है 17,500। 22,700 में से 17,500 आप माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5,200 से हम लोगों का इक्विपमेंट और क्या हो गया है, कम हो गया है। ये 5,200 हम लोगों का हो जाएगा डेप्रिसिएशन। और वही डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ एक्सपेंडिचर में लिखे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना 5,200। क्लियर है। वहां लिख दिए कि नोट नंबर 1 में ये हमने लिख कर दिखाया है, आप एक बार नोट नंबर 1 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ओपनिंग 8,000 था, परचेज किए 15,500 पेमेंट में दिया हुआ है, लेस किए सेल, सेल आपका दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में 800 का, और क्लोजिंग बैलेंस आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कितना 17,500। तो ये सारा एडजस्टमेंट करके हम लोगों को वैल्यू मिला है कितना 5,200 का। समझ रहे हैं। कहीं कहीं पर किसी किसी जगह में या किसी किसी बुक में आपको यही वाली चीज अकाउंट बनाकर दिखाई हुई रहेगी। जैसे इक्विपमेंट का अकाउंट बना दिए, लेजर बनाते हैं ना, पार्टिकुलर्स अमाउंट बीचों बीच डिवाइड करके, ओपनिंग बैलेंस दिखा दिए, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिए, परचेज दिखा दिए, सेल दिखा दिए, तो टोटल करके जो बैलेंस बचेगा वो आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ये चीज अकाउंट बनाकर दिखाई जाए तो भी आप कंफ्यूज ना होना, आप उस तरीके से भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। क्लियर है। ये हम लोग दिखा दिए डेप्रिसिएशन। अब हमारा क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म। अब ऊपर से देखिएगा एक एक आइटम हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट का। तो रिसिप्ट्स में से पहले आते हैं, ओपनिंग बैलेंस अपने को दिखाना नहीं है, एक है बैंक इंटरेस्ट, तो हम लोग बैंक इंटरेस्ट इनकम में दिखा दिए कितना 500 का। इसके बाद है एंट्रेंस फीस, आपको नोट में ही लिखवाया गया था, रूल में ही बताया गया था कि अगर एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम लोग उसको एजम्पशन लेकर सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ नोट नंबर 2 में लिख दिया है एंट्रेंस फीस इज एज्यूम्ड टू बी ऑफ कैपिटल नेचर। तो अगर हम लोग इसको कैपिटल नेचर का मान लेते हैं तो हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते नहीं हैं। आप बोलोगे फिर ये क्या होगा, तो हम लोग इसको जब फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे
तो कैपिटल के साथ ऐड करके दिखा देंगे। क्लियर है बात। अब एंट्रेंस फीस छोड़ दिए, सब्सक्रिप्शन दिया है रिसिप्ट्स में, वो हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद दिया है बार रूम रिसिप्ट्स, तो बार रूम रिसिप्ट्स आप देख रहे हो, बता दिया था मैंने सम्स में पढ़ते समय ही कि बार रूम इनकम कैसे हम लोग लेंगे। पहले रिसिप्ट लेंगे जो कि दिया है 4000, और पेमेंट साइड में बार रूम एक्सपेंसेस है कितने का, 2000 का। तो 4000 में 2000 खर्च माइनस करके हम लोग फाइनल इनकम यहां पर दिखा रहे हैं कितने का, 2000 का। ध्यान रखिएगा, मैंने सम्स पढ़ते समय भी कहा था कि कभी कभी माइंडसेट होता है कुछ लोगों का, वो लोग बोल रहे हैं क्या, या बोलते हैं जनरली कि रिसिप्ट अगर है तो वो इनकम में आएगा, एक्सपेंस है तो वो, या पेमेंट साइड में दिया है तो वो एक्सपेंस में आएगा। ऐसा नहीं करना है, हर जगह पर ये वाली पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होती कि रिसिप्ट वाला सारा आप इनकम में लिख दो और पेमेंट वाला सारा आप एक्सपेंसेस में लिख दो। अगर मान लीजिए किसी आइटम के ऊपर आपका रिसिप्ट भी हुआ है और पेमेंट भी हुआ है, तो आपको नेट निकाल कर लिखना पड़ेगा कि रियल में वहां पर कितना रुपए का इनकम आपका जनरेट हो रहा है, वही फिगर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए नाइट क्लब के बारे में भी दिया था। नाइट क्लब में प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब दिया है 10,800, तो भाई नाइट क्लब इनकम लिखे हैं रिसिप्ट्स 10,800, और पेमेंट साइड में इसका एक्सपेंसेस दिया है नाइट क्लब एक्सपेंसेस 4,800। तो हम एक्सपेंस माइनस करके लिखे हैं कि नेट इनकम हमारा कितना आ रहा है। समझ रहे मेरी बात। और रियल तरीका लिखने का ऐसा भी है, आप बोलोगे अगर मान लीजिए हम एक्सपेंस को उधर लिख दिए तो भी तो मेरा आंसर उतना ही आएगा, मैच कर रहा है मेरा। मैच कराना अलग बात है, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, रियल रूल्स को फॉलो करना अलग बात होता है। समझ रहे मेरी बात। तो सिर्फ मैच कराने के चक्कर में नहीं जाओगे कि हम उधर भी लिखते हैं तो मेरा मैच कर जाता है, ऐसा सोच के नहीं करोगे। जो रियल प्रोसेस है, जो रियल रूल है, जो कॉन्सेप्चुअल सही है, उस तरीके को आप फॉलो करना प्रीफर करोगे। समझ रहे हैं। जब एक्सपेंस और इनकम दोनों दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है। ओके। अब आगे आ जाते हैं, कुछ और एक्सपेंसेस हैं पेमेंट साइड में देखोगे। रेमुनरेशन टू कोच है, दिखा दिए यहाँ पर। इसके बाद ग्राउंडमैन सैलरी है, वो भी दिखा दिए। परचेज ऑफ इक्विपमेंट आएगा नहीं, वो इक्विपमेंट के साथ एडजस्ट हुआ। बार रूम एक्सपेंसेस हम लोग दिखा चुके हैं। ग्राउंड नेट जो है वो हम लोग दिखा दें यहाँ पर, ग्राउंड का जो खर्चा था। नाइट क्लब एक्सपेंस भी दिखा चुके हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सबसे पहले ही ले लिए थे। तो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट एक दिया है, तो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट भी आएगा। और ध्यान रखिएगा, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट जब आता है तो उसको हम लोग इक्विपमेंट अकाउंट के साथ एडजस्ट नहीं करते, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये अलग से यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके बाद जब सारे इनकम और एक्सपेंस लिख दिए तो सिंपली जो अपना प्रोसेस है वो फॉलो कर लीजिए। इधर टोटल ऐड करके हमारा आ रहा है 33,000, और इस 33,000 में ये सब माइनस किए तो जो बैलेंस बचा, कितने का बैलेंस बचा, 8,000 का, उसको हम लोग नाम दे देते हैं सरप्लस। मेंशन कर दिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है। आगे मूव करते हैं। हमने बनाया एक ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया आपको पहले ही बता दिया गया, क्योंकि सम्स में कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है, और फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कैपिटल फंड चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के समय एक सिंपल सा तरीका ध्यान में रखोगे कि सारे फिगर आपको इसमें ओपनिंग के लेने हैं और कोई भी एडजस्टमेंट करना नहीं है। तो ओपनिंग में देख लीजिए आपके क्या क्या फिगर दिए हुए थे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ था रिसिप्ट्स में, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ था। इक्विपमेंट ओपनिंग में है 8,000 का। कैश इन हैंड है ओपनिंग का 2500, रिसिप्ट में दिया हुआ रहता है। कैश एट बैंक है 22,300, और एक सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग का है 1500। लाइबिलिटी साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ड्यू है आउटस्टैंडिंग, तो वो ले लिए कितने का, 1000 का। मेरे ख्याल से बाकी की चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है और यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है। तो ये बात तो आप पहले से पढ़े हुए आए हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ वर्ड सिर्फ ड्यू लिखा हुआ है, लेकिन रियल में इसका मीनिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, एरियर, ड्यू, ये सारी की सारी मीनिंग सेम होती है। तो एक्सपेंस अगर मेरा ड्यू है तो वो लाइबिलिटी होगा, वहां दिखा देंगे।
लेकिन इनकम अगर मेरा ड्यू होता है, किसी से पैसा पाना बाकी है, तो हमारा एसेट होता है। अब सब्सक्रिप्शन पाना बाकी है, इसलिए हम लोग उसको एसेट में दिखाए हैं कितने का, 1500 का। क्लियर है? इसको ऐड कीजिए, ऐड करके वैल्यू मिल रहा है 34,300। यही 34,300 इधर भी टोटल में लिखेंगे, उसमें से 1000 आप माइनस करोगे तो 34,300 में 1000 माइनस किए तो हम लोगों को बैलेंस मिला कितना, 33,300 का। ये बैलेंस करके आया है, इसको अपने नाम दिए कैपिटल फंड, और चूंकि बैलेंस करके आया है इसलिए हम लोग इसको बोले बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब कैपिटल फंड फाइंड आउट होने के बाद आप आ जाइए फाइनल बैलेंस शीट में। तो फाइनल बैलेंस शीट की प्रोसेस भी सेम है, बस इसमें सारे फिगर आपको कौन से लेने हैं, क्लोजिंग वाले, और कैपिटल फंड वो लेना है जो ओपनिंग में आपका निकला है। तो फाइनल बैलेंस शीट यहाँ पर हम लोग बनाए, जो सम से बोला है। कैपिटल फंड आप देख रहे हो 33,300 वहां से निकला, सरप्लस इसमें ऐड होता है जो आपको यहाँ मिल रहा है, और इंट्रेंस फीस आप छोड़कर आए थे जिसको आपने कैपिटल नेचर का माना था, वो इंट्रेंस फीस ऐड हुआ, टोटल कितना 46,300। ड्यू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्लोजिंग में भी था 800 का, तो ये जोड़कर हम लोगों का टोटल हो गया 47,100। और एसेट साइड में क्लोजिंग का इक्विपमेंट ले लिए। आप बोलोगे कि इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दिखाएं, क्यों दिखाएं? जब फाइनल फिगर दिया हुआ है तो फाइनल फिगर तो एडजस्टेड फिगर है, उसमें परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन सब एडजस्ट किया हुआ है, एडजस्ट करके दिया हुआ है, रिड्यूस किया हुआ फिगर था। तो जब ऑलरेडी वो रिड्यूस एडजस्टेड फिगर है तो आप उसको उठाकर डायरेक्ट दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्विपमेंट हम लोग दिखा दिए 17,500 का, कैश इन हैंड क्लोजिंग वाला दिया है 3,000, कैश एट बैंक क्लोजिंग वाला जो पेमेंट साइड में सबसे लास्ट में रहता है 25,600, और सब्सक्रिप्शन ड्यू अभी हमने कहा कि इनकम बाकी है तो किस साइड में आएगा, एसेट साइड में, क्लोजिंग वाला 1000 दिखाएंगे। इसको भी टोटल करोगे आपको मिल जाएगा कितना, 47,100। ये जो फाइनल बैलेंस शीट है ये दोनों साइड आपका मैच हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो अभी ये सम्स कंप्लीट होने के बाद जिन लोगों का छूटा रह गया है वो लोग कंप्लीट कर लें, लिख लें। मन में कोई डाउट आए तो फिर से एक बार पूछ लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? थैंक यू।